जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनिधि शुक्ला। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। धामी सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल हुआ पूरा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गिनाई उपलब्धियां, विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेसियों को मन में आशा की जरूरत। हरिद्वार जिला कारागार में मनाया गया जेल दिवस। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने की कार्यक्रम में शिरकत। कैदियों की क्रिकेट प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। बल्ले पर आजमाए हाथ। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह का नहीं लगा कोई सुराग। उत्तराखंड की कुमाऊं सीमाओं में अलर्ट। हल्द्वानी पुलिस ने बढ़ाई चौकसी। बाबा रामदेव 100 युवाओं को दे रहे संन्यास की दीक्षा। रामनवमी पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे शाह, योगी, भागवत सहित दिग्गज साधु संत। भारतीय संस्कृति और संस्कारों को बढ़ाएंगे आगे। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। नारायण धाम में खिली चटक धूप, पूरी तरह से पिघली बर्फ। मौसम का मिजाज बदला। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश की धामी सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया है। इस 1 वर्ष के कार्यकाल को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आगामी 10 वर्षों का रोड मैप इस 1 साल में किए गए कामों के द्वारा देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस 1 वर्ष में जनता के हितों पर सरकार आगे बढ़ी है, चाहे वह सख्त नकल विरोधी कानून हो या फिर धर्मांतरण कानून। यूसीसी के लिए भी राज्य सरकार ने समिति का गठन किया है, जो अपनी रिपोर्ट जल्द ही राज्य सरकार को सौंपेंगे। वहीं सीएम धामी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, कांग्रेसियों का मन में आशा की जरूरत है। या जो हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के आशाओं अपेक्षाओं के अनुरूप एक पल भी रुके बिना लगातार हम फैसले ले रहे हैं और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और जो हमारा अगले 10 सालों का रोड मैप है, उस रोड मैप के आधार पर सारे विभाग आगे बढ़े। 1 साल में हमने बहुत सारे जरूरी निर्णय लिए, जिसमें समान नागरिक संहिता हो, चाहे धर्मांतरण का कानून हो या नकल विरोधी अभियान हो, मातृशक्ति को 30% का क्षैतिज आरक्षण हो, उत्तराखंड आंदोलनकारियों का 10% का आरक्षण हो, ऐसे अनेकों कार्य। और मातृशक्ति के लिए ही 1,76,000 परिवारों को, अंत्योदय के जो कार्ड धारक हैं उन सभी को 3 सिलेंडर 1 साल में निःशुल्क भरे जाने का जो हमने संकल्प लिया था, वह भी हमारा सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। देखिए, विपक्ष भी जानता है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, उनके पास मुद्दे नहीं हैं, मैं पहले भी कह रहा था। और मन में अगर आशा नहीं है तो सब जगह निराशा दिखेगी। उनको सबसे पहले तो उत्साहित होना पड़ेगा, आशा में आना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से उनको दिखाई देगा कि राज्य में अच्छा हो रहा है। वैसे दिखाई दे रहा है, लेकिन मजबूरी में वो कह नहीं। धामी सरकार के कार्यकाल को 1 साल पूरा हो गया है। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तिका का मुख्यमंत्री द्वारा विमोचन किया जाएगा। 1 साल नई मिसाल के नाम से ये पुस्तिका प्रकाशित की गई है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा पुस्तिका का विमोचन किया जाएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। सरकार के 1 साल की उपलब्धि पर प्रकाशित की गई है पुस्तिका। महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। निदेशक आशीष त्रिपाठी भी कार्यक्रम में शामिल रहे।
और इस खबर पर अधिक बातचीत के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता यशराज आनंद। यशराज, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि एक उत्तराखंड वासी होने के नाते और एक उत्तराखंड की जनता होने के नाते क्या लगता है कि उत्तराखंड सरकार का जो कार्यकाल जो है 1 साल का पूरा हो गया है, कितना लक्ष्य है जो उत्तराखंड धामी सरकार है वो पूरा कर पाई है, जनता को कितना खुश कर पाई है? और इस 1 साल के पूरा होने पर धामी सरकार अपनी उपलब्धियों को भी बता रही है। वही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस बार धामी सरकार को अपने 1 साल पूरे करने में कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है। वही धामी सरकार कहीं असहज भी हो गई है, लेकिन उन्होंने कई अच्छे और महत्वपूर्ण फैसले से भी उत्तराखंड को चौंका दिया है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले धामी सरकार के द्वारा लिए गए जो अपने आप में अन्य राज्यों के तुलना में सबसे अच्छा फैसला और सबसे सुंदर फैसले की गिनती में भी आता है। इसलिए उत्तराखंड राज्य को धामी सरकार यह चाह रहे हैं कि 2025 में जब उत्तराखंड अपनी रजत जयंती मनाएगा तब उत्तराखंड राज्य अन्य राज्यों के तुलना में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की गिनती में आए। इसी को देखते हुए धामी सरकार लगातार भ्रमण का भी काम करें और लगातार नए नए कानून, नए नए विधेयक को भी पारित करा रहे हैं जो उत्तराखंड राज्य के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनमें से यदि बात की जाए कुछ मुख्य कानून जिसको धामी सरकार ने पारित करवाया है, तो सबसे पहला महिला क्षैतिज आरक्षण। महिला क्षैतिज आरक्षण जो उत्तराखंड में जिन महिलाओं के कारण ही उत्तराखंड राज्य मिला है, उन्हें धामी सरकार के द्वारा 30% क्षैतिज आरक्षण देने की बात की गई और क्षैतिज आरक्षण का विधेयक पारित हो गया है। यह एक महत्वपूर्ण फैसला है जिससे उत्तराखंड की महिलाओं में भारी हर्ष थी, भारी खुशी थी, जिससे उन्होंने स्पष्ट रूप से धामी सरकार की एक सबसे बड़ी कामयाबी बताई कि यह धामी सरकार का यह फैसला सबसे बड़ी कामयाबी है। दूसरी यदि बात की जाए कि राज्य आंदोलनकारियों की, क्योंकि राज्य आंदोलनकारियों की मांग बहुत लंबे समय से चल रही थी कि उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारी के ही बनने कारण उत्तराखंड राज्य अलग हो पाया और उत्तराखंड राज्य आगे बढ़ रहा है। तो इसी को देखते हुए यह पारित होने की विधेयक ये कई दशकों से चल रही थी, कई सालों से विधेयक को पारित करने की मांग की जा रही थी। वहीं धामी सरकार के द्वारा उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण की बात की गई और उन्होंने इसे पारित करवा दिया। क्योंकि यह जो विधेयक था यह राज्यपाल के पास काफी लंबे समय से रखा हुआ था, उस बात को पास करा दिया गया। वहीं यदि बात की जाती धर्मांतरण कानून, तो इस बार उत्तराखंड राज्य धर्मांतरण कानून को पास कराया। यानी धर्मांतरण कानून पहले से भी राज्य में था, लेकिन इस धर्मांतरण कानून को और ज्यादा सख्त करते हुए सरकार ने 10 साल और संपत्ति को जब्त करने की भी बात विधेयक में लाई। उन्होंने से कहा कि धर्म परिवर्तन उत्तराखंड में कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वो धर्म परिवर्तन किसी लालचवश हो या किसी संवेदनावश करवाई गई हो, लेकिन इस तरीके की धर्म परिवर्तन की बात उत्तराखंड में बिल्कुल लागू नहीं होगी और जो भी व्यक्ति उत्तराखंड में धर्म परिवर्तन कराते हुए पकड़ा जाएगा उसे 10 साल की कठोर कारावास होगी और उसकी संपत्ति को भी जब्त कर लिया जाएगा। वहीं यदि बात की जाए अगले कानून की, तो सबसे बड़ी बात है कि विधानसभा भर्ती घोटाला जिससे राज्य असहज भी हो गया था, लेकिन 228 नियुक्त कर्मचारियों को जो अवैध तरीके से थे उनको बाहर निकाल करके जरूर धामी सरकार ने एक बहुत सही दिशा में काम किया है। और यदि एक और महत्वपूर्ण फैसले की धामी सरकार की बात की जाए तो सबसे बड़ा फैसला उन्होंने नकल विरोधी कानून लाया है। जो कहा जाता है कि भारत में, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यह कानून भारत बनाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य हो गया है जो नकल विरोधी कानून बनाया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से सख्त लहजे में कहा कि ना तो नकल कराते हुए बर्दाश्त, नकल कराने वालों को बख्शा जाएगा और ना ही नकल करने वालों को बर्दाश्त की जाएगी। इसलिए उन्होंने पेपर लीक मामला, चूंकि उत्तराखंड में लगातार पेपर लीक के मामले गर्माते जा रहे थे, इसी को देखते हुए उन्होंने पेपर लीक मामले में भी एक कानून बनाया और इस बार एक पहली भर्ती परीक्षा पेपर के कानून बनाने के बाद रूप से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यह जो परीक्षा हुई यह काफी अच्छे तरीके से, और इसमें एक भी कहीं से भी पेपर के लीक का मामला दर्ज नहीं किया गया, क्योंकि लोगों में अब डर हो गया है कि उत्तराखंड सरकार जो काम कर रही है, जो कठोर कानून ला रही है, पारित कर रही है, यह कहीं अपने आप में लोगों को भी सचेत करता है और लोगों के लिए एक, ये अच्छे लोगों के लिए कहा जाए कि एक बहुत
बड़ा कामयाबी है जिसको वो सही तरीके से इसको बना सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड राज्य जो एक ऐसा राज्य है जो पढ़ाई के क्षेत्र में भी काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वहीं इस कानून से विद्यार्थियों का भरोसा धामी सरकार पर जमा है और वो बार-बार धामी सरकार को इसके लिए धन्यवाद देते जा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में आपको बताना चाह रहा हूँ कि धामी सरकार बहुत कहीं-कहीं असहज भी महसूस हो गई, जिसमें एक अंकिता भंडारी हत्याकांड था, जिसमें धामी सरकार काफी असहज महसूस हो गई थी। वहीं केदार भंडारी हत्याकांड भी ऋषिकेश में वहां से भी काफी ज्यादा हल्द्वानी की यदि बात की जाए, हल्द्वानी की घटना से भी धामी सरकार काफी असहज महसूस हो गई थी। जी सुनिए। बहुत बहुत शुक्रिया यशराज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हमारे साथ थे हमारे संवाददाता यशराज आनंद, जिन्होंने बताया कि किस तरह से आज धामी सरकार का एक साल का कार्यकाल पूरा हो गया है और धामी सरकार अपने कितने लक्ष्यों को पूरा करने में। आप सभी का फिर से स्वागत है। हरिद्वार रोशनाबाद स्थित जिला कारागार में जेल दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें शिरकत करने पहुंची उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कैदियों के साथ क्रिकेट खेला। दरअसल जेल दिवस के मौके पर रोशनाबाद जेल में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए थे। इस मौके पर जेल कारागार के ही मैदान में कैदियों के बीच खेले गए क्रिकेट मैच का कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने अपने बल्ले से कई शॉट्स लगाए। वहीं महिला कैदियों द्वारा रेखा आर्य को विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया गया। इसके बाद मंत्री आर्य ने महिला कैदियों को जल्द उनकी समस्या का निदान करने का आश्वासन दिया। आज क्रिकेट खेल रही हैं, उस प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रही हैं और मुझे भी एक उसकी शुरुआत करने का मौका मिला। निश्चित रूप से बहुत सुखद अनुभव है और खेल तो निश्चित रूप से हिस्सा होना चाहिए, उसमें कोई बहुत पैसा खर्च भी नहीं होता। वो अपने आप में शारीरिक बलता के लिए भी ज़रूरी है और स्वस्थ रहने के लिए भी ज़रूरी क्या है। देखिए, महिला कैदियों ने अपनी बातें जो यहाँ पर रखी है, वैसे तो जो यहाँ के अधीक्षक हैं उन्होंने सारा विषय रख दिया था। थोड़ा सा एक सामाजिक कार्य करती है, उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी उनकी हियरिंग जो है वो होया करे। निश्चित रूप से वो सब हमारे हाथ में नहीं, लेकिन कोर्ट से हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते है जहां 4 सालों के इंतजार के बाद उत्तराखंड में द्रोणाचार्य और खेल रत्न पुरस्कार के नामों की सूची जारी कर दी गई है। उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार, उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और 2021-22 में खेल प्रतियोगिता में पदक पाने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। पदक पाने वाले 168 खिलाड़ियों और उनके 42 प्रशिक्षकों को पुरस्कार स्वरूप 2 करोड़ 8 लाख की धनराशि वितरित की जाएगी। पिछले 4 सालों से कोविड और अन्य कारणों की वजह से खिलाड़ियों और उनके प्रशिक्षकों को पुरस्कार नहीं दिया जा सका था। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता हिमांशु बरमूला। हिमांशु, 4 साल के इंतजार के बाद उत्तराखंड में खेलकूद के जो वहां के खिलाड़ी हैं उनको सम्मानित किया जाएगा, क्या कुछ लगता है इस खबर के बारे में? निश्चित रूप से आपको बताना चाहता हूँ कि जो उत्तराखंड में द्रोणाचार्य और खेल रत्न पुरस्कार हैं, उनके नामों की सूची अब जारी कर दी गई है और 24 मार्च को सीएम धामी जो ट्रेनर हैं और खिलाड़ी हैं उनको सम्मानित करेंगे। इसी के साथ जो कार्यक्रम में वर्ष 2019 से 20 से 21 और 21-22 तक के जो देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार हैं, देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार हैं। 2021 और 2022 में राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जिन खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं उनके प्रशिक्षकों को नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। साथ ही साथ पुरस्कारों के साथ ही जो 2021 और 2022 के राष्ट्रीय स्तर के 168 पदक विजेता खिलाड़ियों और जो 42 उनके ट्रेनर हैं उनको नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को 2.08 करोड़ की धनराशि भी वितरित की जाएगी। इसी के साथ ही साथ जो देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार है वर्ष 2019-20 के लिए बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन को दिया जाएगा और साथ ही साथ एथलेटिक्स चंदन सिंह को 2021 के लिए देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात की जाए तो 2019-20 के लिए बैडमिंटन प्रशिक्षक धीरेन्द्र कुमार सेन को और 2021 के लिए ताइक्वांडो प्रशिक्षक कमलेश तिवारी को ये पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही साथ तीरंदाजी प्रशिक्षक 2021-22 के लिए संदीप कुमार डुकलान को यह अवार्ड दिया जाएगा और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात की जाए तो वर्ष 2021-22 का जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है सुरेश चंद्र पांडे को दिया जाएगा। एथलेटिक्स खेल में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाएगा। वहीं खेल विभाग के अधिकारियों के मुताबिक जो राज्य में
कोविड और कई वजह ऐसी रही कि पिछले 4 वर्षों से खिलाड़ियों और खेल प्रशिक्षकों को पुरस्कृत नहीं किया जा सकता था, लेकिन अब पुरस्कारों की घोषणा के बाद इन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। जी सुनिए। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद हिमांशु। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने 15 दिन पहले ही प्लान तैयार कर लिया था। इसके बावजूद पुलिस उसे पकड़ने में नाकामयाब रही। इस बीच अमृतपाल और उसके समर्थकों की तलाश में उत्तराखंड पुलिस ने भारत नेपाल सीमा पर तलाशी अभियान तेज कर दिया है। अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं। कहीं अमृतपाल और उसके समर्थक उत्तराखंड के रास्ते नेपाल सीमा में न घुस जाएं, इसको लेकर उत्तराखंड पुलिस इंडो नेपाल बॉर्डर पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। पुलिस द्वारा गुरुद्वारों, होटलों और भारत नेपाल सीमा पर इलाकों में अभियान चलाया गया। आईजी नीलेश आनंद भरने ने बताया कि पंजाब के पुलिस अधिकारियों ने सूचना दी कि अमृतपाल सिंह और सहयोगी देश से भागने की कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर पुलिस ने उत्तराखंड में तलाशी अभियान शुरू किया। उत्तराखंड पुलिस को स्केच दिया गया है और उसे भीड़भाड़ वाले स्थानों में चिपकाया गया है। भारत नेपाल सीमा पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि यह यहां से नेपाल भाग न जाए। पुलिस ने स्थानीय निवासियों को सूचित करने के लिए अमृतपाल और उसके साथियों के पोस्टर भी लगाए हैं। पांच लोगों की पूरी अमृतपाल के साथ अन्य और 4 लोग हैं, उनके पूरे पोस्टर्स वगैरह हमारे पास जो है वो आए हुए हैं। तो हमने उसके पूरे पोस्टर्स जो है वो कलर प्रिंट आउट भी जो है बॉर्डर्स जो हमारी लगी हुई है, नेपाल से लगी हुई और उत्तर प्रदेश से लगी हुई जो सीमाएं हैं वहाँ पर पूरे पोस्टर्स बांटे हुए और सघन जो है वो चेकिंग पुलिस वहाँ कर रही है। और पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। इसमें हम लोग ने जो हमारे जो ऐसे संवेदनशील एरिया है वहाँ कुछ बैठकें भी किया है, लोगों को भी सचेत किया है इस बारे में कि इस बारे में कुछ भी किसी को जानकारी हो तो पुलिस से शेयर करें। योग गुरु स्वामी रामदेव हरिद्वार में करीब 100 से अधिक युवाओं को संन्यास की दीक्षा दे रहे हैं। पतंजलि योग पीठ में युवाओं के रहने के लिए कुटिया बनाई गई है जहां उन्हें ब्रह्मचर्य की शिक्षा देनी शुरू कर दी गई है। रामनवमी के दिन इन सभी युवाओं को संन्यास की दीक्षा देकर सन्यासी बनाया जाएगा। पतंजलि योग पीठ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। योग गुरु स्वामी रामदेव का कहना है कि राष्ट्र और धर्म का झंडा देश और दुनिया भर में गाड़ने के लिए इन युवाओं ने संन्यास की राह चुनी है। जब यह नौजवान दीक्षित होकर समाज में जाएंगे तो भारतीय संस्कृति और संस्कारों को आगे बढ़ाएंगे। रामनवमी के दिन होने वाले संन्यास दीक्षा कार्यक्रम में देश के गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत कई दिग्गज साधु संत शामिल होंगे। शताधिक संन्यास में दीक्षित हो रहे हैं और 500 से अधिक भाई बहनों को हम ब्रह्मचर्य की दीक्षा दे रहे हैं, जो आने वाले समय में संन्यास धारण करके जैसे स्वामी रामदेव ने योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और सनातन धर्म का झंडा और पूरी दुनिया में गाड़ा और डंका बजाया है अपने भारत और भारतीयता का, ऐसे ही ये सैकड़ों सन्यासी तैयार हो रहे हैं। और आने वाला समय सनातन का है, आने वाला समय भारत और भारतीयता की प्रतिष्ठा का है। आर्थिक गुलामी से, शिक्षा चिकित्सा गुलामी से, वैचारिक और सांस्कृतिक गुलामी और कुंठाओं से देश को बाहर निकाल करके अपने अतीत का गौरव अपने हृदय में समेट करके ये जब बालक तेजस्वी होकर के आगे बढ़ेंगे कि कैसी भारत की संस्कृति और कैसी भारत की प्रकृति, क्या है भारत के संस्कार। उत्तराखंड किसान मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलशन रोड के नेतृत्व में लक्सर तहसील में अपनी मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इसके साथ ही लक्सर तहसीलदार चंद्रशेखर विशिष्ट को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान उत्तराखंड किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलशन रोड ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाया। उसी को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने भी गन्ने के मूल्य नहीं बढ़ाए। उन्होंने कहा कि जब उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 साल के लिए किसानों की ट्यूबवेल की बिजली को फ्री कर दिया तो उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में भी किसानों के ट्यूबवेल के लिए बिजली फ्री दी जाए। उन्होंने कहा कि इस बेमौसम में जो बरसात हुई है इसने किसानों की गेहूं को और फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। आज यहाँ पे हमारे किसान यूनियन के नेता बैठे हुए थे धरने पे। उनके द्वारा 2 सूत्रीय मांगों के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड को संबोधित करके ज्ञापन लिखा हुआ है और एसडीएम साहब को उन्होंने इनका एक्चुअली जो बारिश हमारी हुई है उससे किसानों की जो फसल की क्षति हुई है उसके संबंध में सर्वे करके और जो नियमानुसार उनका मुआवजा है उसको देने की मांग की गई है।
भगवान बद्री विशाल जी के धाम को चारों धामों में सर्वश्रेष्ठ धाम कहा जाता है, जहां के कपाट मात्र 6 महीनों के लिए खोले जाते हैं। आपको बता दें कि भगवान बद्री विशाल जी के धाम के कपाट इस वर्ष 27 अप्रैल सुबह करीब 7:15 बजे आम श्रद्धालुओं के लिए खोले जा रहे हैं। बड़ी बात तो यह है कि पिछले दिनों नारायण धाम में पूरी तरह से बर्फ की चादर बिछ गई थी। आपको बता दें कि अचानक मौसम सुहाना हुआ और बद्रीनाथ विशाल जी के मंदिर में अचानक बर्फ पूरी तरह से पिघल गई। बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं और आम की फसलों पर भारी नुकसान हुआ है। वहीं कोटद्वार के किसान अभी चिंता में हैं। उत्तराखंड में तेज हवा के साथ बेमौसम बरसात और तेज हवा से फसलों को भारी नुकसान हुआ। गेहूं की फसल गिर गई तो आम का बोर भी खराब होने का डर सता रहा है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। इस दौरान किसानों ने कहा कि गेहूं की फसल में बाली आ चुकी है और हवा के साथ बारिश होने से फसल गिर गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार मौसम आम के लिए भी काफी अनुकूल लग रहा है और बोर भी काफी आया हुआ है, लेकिन बारिश से बोर में रोग लग सकता है। मतलब 20% तो है, 20% नुकसान हुआ आम की फसल को। बाकी और फसलों पे भी है, जो फ्लावरिंग है, जो पकी हुई फसल है, उसमें ज़्यादा नुकसान है। वो फसल काली पड़ रही है। अगर 1 महीना पहले होती है, 1.5 महीने पहले होती तो इसका और फायदा मिलता। कीट पतंग पनप गए थे, उससे कीट पतंग भी सुंडी भी हुई है। और बाकी जो धनिया की फसल जो तैयार है वो काली हो गई है। गेहूं की फसल नीचे जमीन में चिपक गई है, लिट गई है पानी बढ़ने से। तो बारिश बाद में मतलब पहले होनी चाहिए थी, ये अब हुई है, उससे फसलों को तो बहुत नुकसान हुआ ही है। उससे ज़्यादा तो हम किसानों को बहुत फ़र्क पड़ा है। इससे हो सकता है गेहूं ज़्यादा महंगे हो जाएं या फिर गेहूं में दाना ना बने। इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इफेक्ट तो बहुत ही पड़ेगा ना। अब देखते हैं आने वाली फसल कैसी होती है। अब इसका तो अंदाजा एक्चुअली में ना 2-3 दिन की बारिश हुई है, 3-4 दिन।